नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास और देख चुके हैं। पहली क्लास में हमने वर्ण संरचना के बारे में पढ़ा था और दूसरी क्लास में हमने वर्णमाला की शुरुआत की थी। वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आपने जो कल की वीडियो अगर नहीं देखी हैं तो उनको पहले जाके देख लें, उनकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आप साथ साथ में क्वेश्चन के बारे में सोचें कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम साथ में डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन पूछे गए, क्या पूछे जा सकते हैं। फिर भी हमारा ध्यान पूरा क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको दूसरे कैंडिडेट से आगे निकलना, और उसका केवल एक ही तरीका है कि आप अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको सही करें, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे ना। चले, आज हम व्यंजन के बारे में शुरू करने वाले थे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हुई व्यंजन की परिभाषा। देखिए, परिभाषा कुछ नहीं है, जैसे हमने स्वर की परिभाषा पढ़ा था वैसे ही व्यंजन की परिभाषा होगी। स्वर में हमने देखा था कि ये स्वर जो हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं, व्यंजन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोले जाते, मतलब वो किसी न किसी की सहायता से बोले जाते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऐसे वर्ण जो स्वर यंत्रों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब सवाल आता है कि ये स्वर यंत्र क्या होते हैं, तो हमारे मुख के अंदर अलग अलग अवयव पाए जाते हैं जिन्हें हम स्वर यंत्र कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धन्य, मूर्धा जैसे हम कहते हैं, दंत, ओष्ठ। ये अलग 5 अवयव पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, इन्हें ही हम स्वर यंत्र कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे वर्ण जिन्हें हम स्वर यंत्रों की सहायता से बोलें उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनको जरा देख लेते हैं, ये क्या है। ये हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं। जैसे मैं बात करूं कंठ, आप सब लोग जानते हैं, गला है ना। फिर उसके बाद बात करें हम तालु। तालु होता है सर के ऊपर का ही नरम भाग। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं। सबसे पहले कंठ, फिर उसके बाद तालु। कंठ आपका गला होगा, तालव्य होगा सर के ऊपर का ये भाग, ये तालव्य कहलाता है। इसे देखने के लिए आप छोटे बच्चों को देख सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सर पर एक नरम भाग होता है, वो तालु होता है। उसके बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य जीभ के ऊपर का खुरदरा भाग होता है। जीभ उठा के जब हम ऊपर खुरदरे भाग पे लगाते हैं तो आप देखेंगे ये आपका मूर्धन्य है। फिर उसके बाद दंत, ओष्ठ, ये 5 अवयव हैं। तो आप इतना क्लियर समझ लें कि ये पांचों अगर आपके सही प्रकार से काम करेंगे तो आप हिंदी के शब्दों का सही उच्चारण कर पाएंगे। अगर इनमें से एक भी सिस्टम खराब हो जाना है तो आपके ना कुछ अक्षर बिगड़ जाएंगे। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि वो तावाली लाइन सही नहीं बोल पाते, या हम कहें कि कुछ वर्ण सही नहीं बोल पाते। उसका कारण ये होता है कि इनमें से कोई एक ना एक अवयव उनका खराब होता है। जैसे बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा, उनके दांत टूट जाते हैं तो भी वो कुछ वर्णों को सही से नहीं बोल पाते हैं। किसी का तालु चिपका होता है तो वो किसी वर्णों को सही से नहीं बोल पाता। तो आपको इतना क्लियर समझना है कि ये 5 अवयव हैं और इन्हीं से हम व्यंजनों को बोलते हैं, या कहें वर्णों को बोलते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने व्यंजन की परिभाषा देख ली। व्यंजन की परिभाषा देखने के बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, जो हमने स्वर में पढ़ा था। तो व्यंजन का अलग अलग वर्गीकरण है। जैसे स्वर का भी हमने देखा था, वैसे व्यंजन का ही हम वर्गीकरण अलग अलग देखेंगे। स्वर के भी हमने मात्रा के आधार पर और संरचना के आधार पर वर्गीकरण किए थे, ऐसे ही हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजन का वर्गीकरण नाद के आधार पर होगा, गर्जना के आधार पर होगा, या फिर हम प्राण वायु के आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे, जिसे हम अल्पप्राण और महाप्राण कहते हैं। या फिर हम उनका वर्गीकरण करते हैं इनके सीक्वेंस के ऊपर, या मैं कहूं इनकी संरचना के ऊपर। तो सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होगा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन या जिसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, चौथा होगा संयुक्त व्यंजन, और पांचवा होगा द्विगुण व्यंजन।
ये 5 वर्गीकरण हम व्यंजन के देखते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं। ये सारे हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्पर्शी व्यंजन से यही आएगा कि उसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा हम कह सकते हैं स्पर्शी व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको हम मुख्य किसी विशेष शब्द से बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इनको अलग अलग हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। जो इनका पहला वर्ण होता है वही इनका वर्ग होगा। अलग अलग 5 वर्गों में बांटेंगे। हर एक वर्ग में 5 वर्ण है, हर एक वर्ग में 5 वर्ण है, कुल संख्या 25 होगी। तो मैं क्या कहूंगा, स्पर्शी व्यंजन में कुल 25 वर्ण होते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद इनको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इनको बोलेंगे, घर पे जाके इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इनको बोलकर भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं पहली लाइन पढ़ूं, कुछ लोगों को तो इनके भी नाम, तीनों के नाम सही से पता नहीं होंगे, सब इनको राणा बोलते हैं, है ना। इनका अलग अलग उच्चारण होता है। सबसे पहले हम देखेंगे का, ख, ग, घ, अंगा, ये अंगा है। चलो फिर उसके बाद चा, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो सबसे पहले आपको इनको बार बार पढ़ना है सही तरीके से। नॉर्मली क्या होता है, अगर इनका उच्चारण आप सही करोगे तो हिंदी आप सही ढंग से बोल पाएंगे, और इनको रटने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो बस क्या करें, गले पे हाथ रखें, पहली वाली लाइन पढ़ के देखें, शर्माने वाली बात नहीं है। आपको अपने में अगर इम्प्रूवमेंट लेके आना है तो थोड़ा बहुत इसमें एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। तो अगर आपको पता करना है कि कंठ व्यंजन है या नहीं है तो कैसे कहेंगे कि भाई ये पहले वाली लाइन है, गले पे हाथ रखो और पढ़ो, का, ख, ग, घ, अंगा। तो बिल्कुल क्लियर है, ये सारे के सारे वर्ण कौन से वर्ण हैं, कंठ वर्ण है। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है या निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण है। तो आपको क्या करेंगे, इन तीन ये ऑप्शन में दे देंगे, एक इनमें से कोई दे देगा, वो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है, कंठ वर्ण है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनमें से कोई 3 ऑप्शन आ जाएंगे और एक ऑप्शन इसमें से दे देगा। तो मुझे इनमें से भी एक किसी को चूज करना है। क्लियर है, पहले तरीके का क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अगला वर्ण लेके जाएंगे, चा वर्ग होगा। चा वर्ग को जब आप पढ़ोगे तो आपका जो जीभ है वो तालव्य की तरफ जाएगा, टकराएगा नहीं, मूर्धन्य से टकराता है, तालव्य की तरफ जीभ जाती है। तो आप देखेंगे चा, छ, ज, झ, या। और अगर आप इसका उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं तो कोशिश ये करें कि आपकी जीभ मूर्धन्य से टच ना हो, क्योंकि मूर्धन्य से टच तब होगी जब ये टा वर्ग अपन बोलेंगे। क्लियर है, जब हम टा वर्ग बोलेंगे तब हमारी जीभ मूर्धन्य से जाके टच होगी। तो क्लियर है, हम चा वाली लाइन को कैसे पढ़ेंगे, जीभ को हमें ध्यान देना है कहां जा रही है, तो हमारी जीभ तालु की तरफ जाती है। क्लियर, तो इनको बोल के देखेंगे, चा, छ, ज, झ, या। आगे बढ़े, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो आप इतना क्लियर समझ लें, आप इनका जितना उच्चारण करेंगे सही ढंग से, इनको याद करने की जरूरत उतनी कम हो जानी है। क्लियर, आप इनको बार बार बोलें, ये अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो बस आप उन वर्णों को दोहराएं, आपको पता चल जाएगा कि उनका उच्चारण स्तर क्या है। क्लियर है, चलो उसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। स्वर का भी उच्चारण स्थल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आ, बड़ा आ, अह, ये तीनों वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। इनको आप केवल बोल के देख लिया करो, याद करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे अगले स्वर कौन से होते हैं, ई, ई, है ना। तो किससे बोले जाएंगे, क्या ई मूर्धन्य से बोले जाएंगे, नहीं। क्या ये दंत से बोले जा रहे हैं, ई, दांत से जीभ टकराते तो दंत से बोले जाते, ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद ओट,
ओष्ठ का अगर आपको पता करना है कि कोई भी वर्ण ओष्ठ से बोला जाएगा या नहीं, तो क्या करें, अपने ओठों को खोलें और इनको बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपने ओठों को खोलकर इन सबको बोल दिया तो आपका ये वर्ण ओष्ठ से नहीं बोला जाएगा। जैसे मान के चलो मैं का खा वाली लाइन बोलना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, का खा गा घा अंगा बोल सकता हूं। क्या पा वाली लाइन को आप ऐसे बोल सकते हैं? कोशिश करके देखना, है ना। पा वाली लाइन को मुंह खोल के आप कभी नहीं बोल सकते। या कहें कि आपने देखा होगा एक्सीडेंट में अगर किसी का ओठ कट जाता है तो ये वाले सारे के सारे वर्ण गायब हो जाते हैं। एक बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में, उनको आप देखना जिनके दांत टूट जाते हैं, उनके सारे के सारे ये वर्ण गायब हो जाते हैं। तो आप इस बात को क्लियर समझ लें कि ये अलग अलग स्वर अवयव हैं, इन्हीं की सहायता से हम स्वरों को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे और ई यहां पे रखेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़े। उसके बाद कौन से स्वर होते हैं? ऊ किससे बोले जाएंगे? साफ समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। री, तो री को जब आप उच्चारण करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, री जब बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वो मूर्धन से जाके टच हो रही है, इसको री उच्चारण करना है। क्लियर? चलो इसको आगे बढ़ते हैं। हम आगे जाके थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को भी इन्हीं में शामिल कर लेते हैं, जिससे आपको ना बार बार चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या रा ला वा। तो इनको जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको समझ में आएगा या कंठी से बोला जा रहा है या नहीं, या ओष्ठ से शुरू करते हैं, ओष्ठ से बोला जाएगा, नहीं बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, या नहीं है तो या का सीधा सीधा उच्चारण स्थल है तालव्य। बोल के देखना, या जब बोलते हैं तो आपकी जीभ मूर्धन से भी टच नहीं करती, या जब बोलते हैं तो आपकी जीभ दंत से भी नहीं टच करती, या ओठ से भी नहीं बोला जाता, या कंठ से भी नहीं बोला जाता। उसके बाद रा जब हम उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे कि रा का उच्चारण स्थल मूर्धन्य है, क्योंकि ये मूर्धन से टकराता है। ला का उच्चारण स्थल दंत, यह दंत मूल से आता है। आप अभी के लिए दंत समझ लें। ला का उच्चारण स्थल क्या है? दंत मूल या दंत, क्योंकि दांत की जो जड़ है वहां से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको कभी कभी दंत मूल भी कह देते हैं। आगे बढ़े, वा, तो वा का उच्चारण स्थल क्या होगा? ओष्ठ। ठीक है, इसका भी अलग वर्गीकरण है, अलग वर्गीकरण बाद में समझ लेंगे, पहले आप इनका जो नॉर्मल वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? सा और हा। तो इनका भी मैंने वर्गीकरण कर दिया है। चलो तो देख लेते हैं इनको जरा कि ये आप सा जानते हैं ये क्या होते हैं। तो ये कौन सा सा है? शक्कर वाला सा। ये कौन सा सा है? षटकोण वाला सा। और ये कौन सा सा है? सरौता वाला सा। तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा हम लोगों को गलत जानकारी है। इनका अगर सही नाम देखा जाए तो इसका नाम होता है तालव्य सा। ये जो आपका जिसको आप शंकर वाला सा बोलते हैं वो शंकर वाला सा नहीं है, वो है तालव्य सा। ये है मूर्धन्य सा, ये है दंत सा। तीनों को बोलने में अंतर क्या आएगा? फिर से वही हम प्रैक्टिस करेंगे। तीनों को बोलने में अंतर आएगा जब हम शंकर बोलते हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी जीभ ना तो मूर्धन्य से टच हो ना ही दांतों की तरफ जाए। क्लियर? जब आप मूर्धन्य काला सा बोलेंगे, जब आप षटकोण बोलेंगे तो आप कोशिश करें कि आपकी जीभ सीधी जाके मूर्धन्य से टकराए, तो इसका उच्चारण सही होगा। और जब आप दंत से बोलेंगे, जब आप दंत सा बोलेंगे तो आप कोशिश करें कि आप जो बोल रहे हैं सा, उसका उच्चारण करते समय जीभ आपकी दांत से टच हो। इतना क्लियर है? तो ये सारे के सारा हमने वर्गीकरण देखा, ये सारा का सारा हमने वर्गीकरण देखा, ये देखा आपने स्वर अवयव के आधार पर। तो इसको आप बढ़िया से नोट कर लेना, ऐसे ही चार्ट बना लेना। इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, आप समझो। बस ये ध्यान रखना कि इनको रटना नहीं है, आपको बस इनको बोल के प्रैक्टिस करना है। आप बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ए आई ओ औ, इनका उच्चारण स्थल क्या है? और हम लोग क्या करते हैं, इनको बढ़िया से रट ले जाते हैं, वहां पेपर में जाएंगे, देखेंगे, दिमाग खराब होगा, भूल जाएंगे। क्लियर है ना? तो देखो इनको कैसे करना है, मुझे ये बताओ, अच्छा ए किस किस से मिलकर बनता है? आ प्लस ई से। सही है।
ए अगर आ प्लस ई से बनता है तो ए बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालव्य से। तो इसका उच्चारण स्थल क्या आ जाएगा? कंठ तालव्य। ठीक, इसका उच्चारण क्या आ जाएगा? कंठ तालव्य। अच्छा, ओ की अगर मैं बात करूं तो ओ बनता है आ प्लस ऊ से। आ बोला जाता है कंठ से, ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। समझ में आ गया? तो ए और ऐ का उच्चारण स्थल है कंठ तालव्य और ओ और औ का उच्चारण स्थल है कंठोष्ठ। तो ये सारे के सारे उच्चारण के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर लिया है। आप इसका एक चार्ट बना लें, इसको वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और बार बार इसको दोहराएं, ना कि इसको याद करें। क्लियर है? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधा सीधा पूछते हैं, भाई ये बताओ रा का उच्चारण स्थल कौन सा है, ला का उच्चारण स्थल कौन सा है, उ का उच्चारण स्थल कौन सा है, या पूछ लेंगे ढ का उच्चारण स्थल कौन सा है, या पूछ लेंगे द्विगुण व्यंजन में उच्चारण स्थल क्या आता है। तो जो इनका उच्चारण स्थल है वही द्विगुण व्यंजन का उच्चारण स्थल है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर लो, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़े, हम देख चुके हैं कि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, या हम कहें कि ये स्वर अवयव है, या हम कहें ये उच्चारण स्थल है। तो उच्चारण स्थल के आधार पर हमने व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ लिया है। स्वरों का भी एक वर्गीकरण हमने उच्चारण स्थल के आधार पर कर दिया है। आगे इससे बढ़ते हैं तो हमें इसके दो वर्गीकरण और मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रयत्न के आधार पर या यत्न के आधार पर हम इसको दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। वो क्या होंगे? वो होगा, एक वर्गीकरण होगा नाद के आधार पर, गर्जना के आधार पर। तो गर्जना के आधार पर हम इसको बांटेंगे घोष और अघोष में। और दूसरा वर्गीकरण होगा जो हम प्रयत्न करते हैं श्वास वायु की मात्रा के आधार पर। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण क्या होगा? अल्प प्राण और महाप्राण। ये दो वर्गीकरण और हमें समझने हैं। एक मिनट में देखूं टाइम कितना हुआ, 25 मिनट। ये दो वर्गीकरण और हमें समझने हैं। तो इनको समझने से पहले थोड़ा इन दोनों के बारे में जान लें, इनकी परिभाषा देख लेते हैं, या हम कहें कि इनका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, मतलब ना शब्द में ही छुपा होता है, जो शब्द है उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे हम बात करें घोष की और अघोष की, है ना। अगर हमें ये नहीं पता कि घोष क्या होता है तो हम ये देखेंगे कि घोष से मिलता जुलता शब्द आपको याद आ रहा है? हाँ, घोषणा याद आ रही है। अब घोषणा जो होती है, घोषणा क्या होती है? गला फाड़ फाड़ के जब चिल्लाते हैं अपन लोग, है ना, सुनो सुनो सुनो, तो वो है घोषणा। तो अगर घोषणा चिल्लाने का अर्थ है तो घोष का अर्थ क्या हुआ? घोष का अर्थ हुआ गर्जना, चिल्लाना, नाद। अघोष का अर्थ क्या हुआ? इसका उल्टा, आगे आ लगा दिया। तो जिन वर्णों को बोलते टाइम नाद हो, जिन वर्णों को बोलते टाइम गर्जना हो, वो होंगे घोष वर्ण, और जिन वर्णों को बोलते टाइम गर्जना ना हो वो होंगे अघोष वर्ण। क्लियर है? अब इन सब का वर्गीकरण मुझे उसमें करना है। दूसरा हमारा वर्गीकरण क्या होगा? अल्प प्राण और महाप्राण। तो हम बात करें कि अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, श्वास। जिन वर्णों को बोलने में कम श्वास खर्च होती है वो अल्प प्राण होते हैं, जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा वायु खर्च होती है वो महाप्राण होते हैं। तो हम इनका वर्गीकरण देख लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। कैसे समझेंगे? देखो, इनको याद करने के तरीके तो आपके पास होंगे, रटने के तरीके। कैसे रटेंगे? आप नंबर याद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका और भी है, आप इनको बोल के देखें। अल्प प्राण मतलब कम वायु आपकी खर्च होगी, महाप्राण मतलब आपकी ज्यादा वायु खर्च होगी। तो मैं ऐसा करता हूं, उनकी नंबरिंग कर देता हूं आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 और 5, मतलब पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। तो आपको यह समझना है, अगर मैं बात करूं
पहले वर्ण के बारे में, जो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, इनको समझने क्लियर पहले क्या है, किसी भी वर्ण का पहला वर्ण, क्योंकि संधि में बहुत समस्या आती है हमको। संधि में क्या होता है, आपने परिभाषा पढ़ी होंगी, फिर हमें समझ में नहीं आती। उसका कारण ये है कि हमें ना एक लाइन लिख दी जाती है कि यदि का चा टा ता पा के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण है ना, तो हमारा दिमाग खराब, कहां से आया तीसरा चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का, तो ये मेरा वर्ग है, इनको मैंने वर्गों में बांटा है, और वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब ये सभी, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण मतलब ये सभी। तो आपको ये समझना है कि ये नंबरिंग हम करते हैं तो क्यों करते हैं, और इसका यूज हम यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है। और समझना, जैसे मान के चलो आप जब संधि पढ़ोगे ना, तो आपको तो ये कह दिया जाएगा सीधा कि यदि प्लस के पहले कोई वर्ण का पहला वर्ण आ जाए, या किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ जाए, और बाद में सगोश वर्ण आ जाएगा, खत्म, ठीक है। पहले या हम व्यंजन संधि की बात करें, विसर्ग संधि की बात करें, या स्वर संधि की बात करें, सब कुछ आपको समझना है। वो समझने के लिए आपको पहले वर्णमाला ढंग से समझनी पड़ेगी, क्लियर है। तो वर्णमाला को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, याद मत करना, क्योंकि डाटा इतना है आप याद करोगे तो भूल जाओगे, और ये चीजें हमें बार बार भूल भूल के समझनी है। तो अल्प प्राण महाप्राण पे आ जाए वापस। अल्प प्राण महाप्राण की अगर बात करें तो आपको ऐसे वर्ण ढूंढने जिनमें कम वायु खर्च हो। जैसे मैं बात करूं का खा, दोनों को बोलो, का खा, का ख, का ख, तो का मेरा अल्प प्राण है, वो खा मेरा महाप्राण है। ऐसे ही चा छा, अल्प प्राण चा, महाप्राण छा। ऐसे ही टा ठा, ता था, वो प फा। मतलब मैंने ये देखा कि पहले वर्ण जितने भी हैं वो क्या हैं, अल्प प्राण। तो पहला वर्ण जितना भी है वो क्या है, अल्प प्राण, और दूसरे वर्ण जितने भी हैं वो क्या है, महाप्राण। तो मैं कहूंगा पहला और दूसरा अगर मैं इनका वर्गीकरण कर दूं तो पहले वर्ण महाप्राण है, और दूसरे वर्ण पहले वर्ण अल्पप्राण है, और दूसरे वर्ण क्या है मेरे, महाप्राण है। ऐसा ही मैं देखूंगा, आगे बढ़ूंगा, तीसरा और चौथे को देखेंगे, ग घ, ज झ, ड ढ। आप तो बस उनको पढ़ते जाइए, आंसर अपने आप मिलेगा, द ध ब भ। तो मैं ये कहूंगा कि तीसरा क्या है, अल्प प्राण, और चौथा क्या है, महाप्राण। आगे बढ़ो, पांचवा रह जाता है ना, इसको हम अंगा कहते हैं, या कहते हैं, णा कहते हैं, ना कहते हैं, मां कहते हैं। आराम से बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या होंगे आपके अल्प प्राण। अब आप रट सकते हो भाई क्या होगा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होगा, दूसरा चौथा महाप्राण होगा। 7 बजे गए हैं है ना, 7:30 बजे इसको अपलोड करना है। हाँ चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, घोष और अघोष के बारे में, ठीक है। इसका भी कुछ ऐसा ही वर्गीकरण है। आप देखेंगे दो वर्णों को जब आप बोलेंगे तो इसमें घोष होगा, और बाकी 3 को बोलेंगे तो घोष नहीं होगा। तो हम अघोष और घोष की बात करें तो इन दोनों को बोलो, का खा, ग घ अंगा। अपने दिमाग में इनको रखा करो, उच्चारण अपने आप सही होगा। अगर हम बात करें का खा ग घ अंगा, तो ऐसा करो, पहले 2 को अलग करो, आखिरी के 3 को अलग करो, और सबका उच्चारण करो, तो मुझे पता चलेगा कौन सा घोष है कौन सा अघोष है। याद मत करना, बार बार प्रैक्टिस करना, उससे अपने आप आएंगी चीजें। का खा गा खा अंगा, तो मैं देखूंगा का खा आराम से बोल सकता हूं मैं, ग घ अंगा। तो का खा आराम से बोल पाया तो पहला और दूसरा अघोष होगा, बाकी जो रह गए तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होगा, ठीक, या कहें सघोष होगा। दिमाग में बैठ गया सबको। देखो आप तो टा ठ ड ढ ण, टा ठ ड ढ ण। जब आप ड ढ ण बोल रहे हैं तो अलग टाइप का गले में एक कंपन होता है, एक घर्षण होता है, इसीलिए हम इनको सघोष वर्ण बोलते हैं, इनको अघोष वर्ण बोलते हैं। क्लियर है। अच्छा, अघोष वर्ण में और कौन कौन से आते हैं, चलो अगर हम इनके वर्गीकरण की बात करें तो इनके वर्गीकरण क्या होगा,
अगर अघोष की बात करो तो अघोष कौन से वर्ण होंगे? तीनों सा। जरा बोल के देखें, सा सा सा, तो अघोष होगा तीनों सा। उसके बाद देखते हैं सघोष वर्ण कौन कौन से होंगे जो बाकी के रह जाएंगे। बाकी के क्या रह जाएंगे? आप सा में से इन तीनों सा के बाद क्या रह गया? हा, तो हा यहां पे रख लेंगे, या, रा, ला, वा, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके सघोष वर्ण होंगे। महाप्राण अल्पप्राण पे आओ तो अल्पप्राण महाप्राण में देखेंगे तो क्या रहेगा? या, रा, ला, वा, बड़े आराम से बोल सकते हो आप। तो अल्पप्राण होंगे या, रा, ला, वा, और क्या रह जाता है? सा और हा। इनमें आपको थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ रही है, तो क्या होगा? सा हा, ये क्या होंगे? सबके सब महाप्राण होंगे। ठीक है, आ जाते हैं स्वर। तो जब आप स्वर का वर्गीकरण करने जाते हैं तो आप अल्पप्राण और महाप्राण में स्वर का वर्गीकरण नहीं देखेंगे, आप देखेंगे स्वर का वर्गीकरण घोष में। सारे के सारे स्वर किस में आते हैं? सघोष में। तो यहां इसका वर्गीकरण हुआ सारे स्वर। चलो, इतना मैंने समझ लिया है। एक बार फिर से देख लेते हैं हल्का सा, कि आपको पहले तो ये देखना है कि वर्गीकरण क्या कर रहे हो? अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण मतलब जिसको बोलने में कम प्राण खर्च हो, कम वायु खर्च हो। महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा वायु खर्च हो। अगर मैं बात करूं अल्पप्राण की तो क्या होगा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हर एक वर्ग का, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हर एक वर्ग का। अगर बात करूं मैं महाप्राण की तो क्या होगा? दूसरा और चौथा वर्ण हर वर्ग का। आगे बढ़े, यारा लावा अल्पप्राण है, शाशा शाहा महाप्राण है। यहां स्वर का वर्गीकरण नहीं मिलता। सघोष और अघोष की बात करें, सघोष मतलब जिसमें गर्जना होती है, इसे हम घोष भी कहते हैं, और दूसरा होता है अघोष। अघोष मतलब जिसमें गर्जना नहीं होती है। तो सघोष मतलब देखेंगे आप पीछे के वर्ण, पीछे के 3 वर्ण, हर एक वर्ग के लास्ट के 3 वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होगा? सघोष होगा। तो मैं रखूंगा सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। उसके बाद क्या होगा? यारा लावा हा, ये सारे के सारे क्या हैं? सघोष हैं। सारे के सारे स्वर क्या हैं? सघोष हैं। अगर अघोष की बात करते हैं तो क्या होंगे? पहले, दूसरे और तीनों के तीनों सा। सा, ये सारे के सारे वर्ण, तीनों के तीनों वर्ण क्या होंगे? अघोष होंगे। तो आप चाहें तो इनकी संख्या को भी देख सकते हैं, पर संख्या से क्वेश्चन आएंगे नहीं। फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ 5 वर्ण है, यहाँ 5 वर्ण है। पहला मतलब ये 5 वर्ण, तो 5 5 10 3 13। सघोष की अघोष की अगर संख्या की हम बात करें तो कितने वर्ण आएंगे? 13 वर्ण आएंगे। अगर हम घोष की बात करें, सघोष की बात करें तो कितने वर्ण होंगे? 5 5 5, 5 वर्ण ये हैं, 20, और सारे के सारे स्वर। स्वर आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मी लिपि में अलग होता है, देवनागरी में अलग होता है, परंपरागत अलग होता है। हमने कल की वीडियो में ये सब बातें देखी थी, तो स्वर पे वापस संख्या पे नहीं जाएंगे। आपको बस इतना देखना है कि यहाँ कितने वर्ण हैं? 15 ये हैं और 5 ये हैं, 20। उसके बाद बाकी हो गए स्वर। अगर हम बात करें अल्पप्राण महाप्राण की तो अल्पप्राण कितने होंगे? 15 और 4 10 और 4। क्लियर है? तो संख्या से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी इसमें क्या होता है कि और भी वर्ण छूटते हैं और कम हो जाते हैं, जैसे द्विगुण व्यंजन आ जाते हैं, उनको भी हम लोग यही काउंट करने लगते हैं। अच्छा, ये इनके वर्गीकरण में आपको इसके बाद आने वाले वर्ण नहीं मिल रहे हैं, शात्रा, ज्ञा और श्रा, ये वर्ण नहीं मिल रहे हैं। तो इनका कारण ये है कि ये संयुक्त वर्ण याद आ रहा है। सबसे पहली क्लास में हमने देखा था दा और या को मिला के ऐसे लिखेंगे, दा और बा को मिला के ऐसे लिखेंगे, पा और रा को मिला के ऐसे लिखेंगे। जैसे ये संयुक्त वर्ण है, वैसे ही ये चारों के चारों संयुक्त वर्ण है। क्लियर है? बस ये समझ लेना कि ये थोड़े प्यारे थे, मतलब इनसे लगाव ज्यादा रहा होगा, तो इनको ना वर्णमाला में शामिल कर लिया है। अंतर केवल इतना है कि इनको वर्णमाला में शामिल कर लिया गया, इसलिए वर्णमाला में दिखाई देते हैं, इनको वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है। ये भी संयुक्त वर्ण है, ये भी संयुक्त वर्ण है, और ये दोनों एक ही कैटेगरी के वर्ण हैं। क्लियर? इसीलिए इनको हमने यहाँ पे शामिल
नहीं किया गया, क्योंकि ये अलग दो वर्णों से मिलके बना है, 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 ऐसे ही ये अलग दो वर्णों से मिलके बना है। वर्ण विच्छेद हमने कल पढ़ा था, इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं अगर आपको क्लियर है तो आप फिर से जाके एक बार वीडियो देख लें। अगर आपको स्वर में कोई डाउट है तो फिर से आप एक बार स्वर की वीडियो देख लें। अगर आप व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो बार बार इसको आप देखें तो आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा स्वर का वर्गीकरण, आज हमने पढ़ा व्यंजन का वर्गीकरण, और व्यंजन को हमने तीन अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा। सबसे पहले हमने बांटा उच्चारण स्थल के आधार पर, जो हमने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है, 5 उच्चारण स्थल के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया। दूसरा वर्गीकरण किया हमने इसका अल्पप्राण महाप्राण में श्वास वायु के लिए, मतलब श्वास वायु के आधार पर हमने अल्पप्राण और महाप्राण का वर्गीकरण किया, और गर्जना के आधार पर हमने घोष और अघोष का वर्गीकरण किया। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घोष वर्ण कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन से होते हैं। अब आपसे ये पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है। तो अघोष वर्ण नहीं है ये अगर पूछ रहा है तो वो क्या करेगा, 3 वर्ण दे देगा आपका क्या, अघोष। अघोष वर्ण में सा सा हा। अब पूछेगा निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं है, तो कौन सा अघोष वर्ण नहीं है, हा। क्यों? क्योंकि ये तो सघोष वर्ण है। आगे जाके पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है, तो अगर उसने ये पूछा है निम्न में से कौन सा अल्पप्राण है तो भैया क्या देगा, 3 महाप्राण देगा, 1 अल्पप्राण दे देगा। तो आपको दे देगा धा, ढ और छ, और 1 दे देगा टा। तो आपको आंसर लगाना है टा, क्योंकि यही तो है अल्पप्राण। चलिए, अल्पप्राण और महाप्राण का जब वर्गीकरण करते हो ना तो उसमें एक और सबसे मजेदार बात है जो आप नोटिस करेंगे। अच्छा, इन्हीं को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें, है ना, ये क्योंकि इसके बाद बोर्ड पूरा खराब हो जाएगा, इसे बिल्कुल आखिरी में देखेंगे हम। इन्हीं को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, का को कैसे लिखते हो आप, के। खा को कैसे लिखते हो, के एच। किसी भी वर्ण को देख लो, डी को कैसे लिखते हो, दा को कैसे लिखते हो, डी। धा को कैसे लिखते हो, डी एच। बा को कैसे लिखते हो, बी। भा को कैसे लिखते हो, बी एच। इन सबको कैसे लिखते हो, एन से। तो मैंने ये देखा कि सघोष वर्ण अल्पप्राण और महाप्राण में एक वर्गीकरण और मेरे को मिल रहा है, एक तरीका और मिल रहा है मुझे पहचानने का। अंग्रेजी में जब हम इनको लिखने जाते हैं तो जिन वर्णों के साथ एच लगा होता है वो महाप्राण होते हैं, हैवी होते हैं, क्योंकि है महा का मतलब होता है जिसमें ज्यादा वायु खर्च हो, और हैवी का मतलब भी वही होता है। तो इंग्लिश में जिसके साथ एच लगा होता है वो हैवी होता है। आप स्पर्शी व्यंजन में से किसी को भी देख लो, यहां देखो टी, टी एच, ये महाप्राण, एच, टी, टी एच महाप्राण अल्पप्राण, सी सी यहाँ पे सी एच और ये सी डबल एच, तो यहाँ पे भी एच एक्स्ट्रा, ये महाप्राण। ये जे, जे एच, ये महाप्राण। डी, डी एच, ये महाप्राण। ऐसे भी आप इनका वर्गीकरण कर सकते हो। और लास्ट में आप देखेंगे ये पांचों वर्ण जो है अंगा, या, णा, ना और मा, इन सबको आप देखेंगे तो ये सब क्या है, ये पंचमाक्षर हैं, 5वें अक्षर हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, पंचमाक्षर। ठीक, और क्या बोलेंगे इनको, नासिक के व्यंजन। नाक से बोले जाते हैं इसलिए क्या बोलते हैं इनको, नासिक के व्यंजन। तो ये इनके नाम हैं, इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं, इनको नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, है ना। अब इसको हल्का से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको क्लास को खत्म करते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे हम इसको आगे करने के लिए। कल हम मेरे ख्याल से इसको खत्म कर लेंगे। बस आप तब तक के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, तो आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन क्या है, ऐसे वर्ण जो किसी न किसी स्वर यंत्र की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या होंगे, व्यंजन। इनको हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। आगे बढ़े तो हमने देखा स्पर्शी व्यंजन क्या है। स्पर्शी व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जो किसी विशेष अवयव से बोले जाते हैं, किसी विशेष अवयव से बोले जाते हैं। तो इसको हमने 5 वर्गों में बांटा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने वर्गों में बांटा गया है स्पर्शी व्यंजन को, तो इसको हमने 5 वर्गों में बांट दिया है। 5 वर्गों में बांटने के बाद क्या है, आगे बढ़े हम इसको, तो हमने बांटा इसको अल्पप्राण और महाप्राण में।
ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, महाप्राण कौन कौन से होते हैं, सघोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको डिटेल में जानना हो तो ये वाला जो लाइन होती है ना, चा छा जा झा या, चा छा जा झा, ये आपका अलग से वर्गीकरण देखते हैं इसका हम, और वो होता है आपका स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। क्लियर? चलो, तो इतना क्लियर है आपको। ज्यादा आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, आपको केवल और केवल इनको बार बार समझना है, इनको बार बार पढ़ना है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।